इस स्लाइड का कोर आइडिया ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का पूरा ढांचा बदल गया है। पहले ट्रेडिशनल मीडिया मॉडल में सोर्स से न्यूज आती थी, फिर एडिटर या गेटकीपर उसको वेरीफाई करता था, उसके बाद ही पब्लिकेशन होता था। स्लाइड के लेफ्ट विजुअल में फनल इसी बात को दिखाता है। सोर्स, वेरिफिकेशन, पब्लिकेशन, ऑडियंस। मतलब स्पीड कम थी, लेकिन चेकिंग का स्टेज बिल्ट इन था। अब न्यू मीडिया इकोसिस्टम में ये ऑर्डर उल्टा हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले पब्लिकेशन होता है, बाद में वेरिफिकेशन की बात आती है, और कई बार कभी आती ही नहीं। राइट साइड नेटवर्क विजुअल में वॉल्यूम, वेलोसिटी और वायरलिटी लिखा है। इसका सिंपल मतलब है कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत दूर तक फैल सकता है। सोचो जरा, जब कंटेंट का फ्लड हो और हर सेकंड नए पोस्ट्स आ रहे हों, तो किस चीज को रिवॉर्ड मिलेगा? पेशेंस या इंस्टेंट रिएक्शन? अक्सर इंस्टेंट रिएक्शन। यहीं से सेकंड लेयर शुरू होती है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम सिंपल शब्द में प्लेटफॉर्म का ऑटोमेटेड डिसीजन सिस्टम है, जो डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या दिखाना है। लेकिन वो ट्रूथ को रिवॉर्ड नहीं करता, वो एंगेजमेंट को रिवॉर्ड करता है। यानी किस चीज पर क्लिक, लाइक, शेयर, कमेंट ज्यादा आता है। इसीलिए स्लाइड में फिल्टर बबल बोला गया है। फिल्टर बबल का मतलब है तुम धीरे धीरे सिर्फ वही व्यूज देखते हो जो तुम्हारी पहले से बनी सोच से मैच करते हैं। अब सवाल पूछो, अगर आदमी सिर्फ अपनी पसंद का सच ही देखे, तो क्या वो सच के करीब जाएगा या अपनी सोच के कैद में चला जाएगा? बिल्कुल, कैद में। तीसरी लेयर है कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब होता है आदमी उसी बात को सच मान लेता है जो उसके पहले से बने बिलीफ को सपोर्ट करे। जब सेम टाइप का कंटेंट बार बार फीड में आता है, तो वो नॉर्मल लगने लगता है। स्लाइड का फीडबैक लूप मॉडल इसी चीज को समझाता है। सेंसेशनल कंटेंट यूजर को अट्रैक्ट करता है, एल्गोरिथम उसको पुश करता है, फीड और एक्सट्रीम होती जाती है। फिर कंफर्मेशन बायस स्ट्रांग होता है और आदमी एको चेंबर में फंस जाता है। एको चेंबर मतलब ऐसी डिजिटल जगह जहां अपनी ही आवाज और अपनी ही सोच की गूंज वापस सुनाई देती रहती है। इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजर ये है कि पोलराइजेशन, हेट और मोबिलाइजेशन अब सिर्फ सोशल इशू नहीं रहे, ये लॉ एंड ऑर्डर ट्रिगर बन सकते हैं। तो असली प्रॉब्लम फेक पोस्ट से पहले स्ट्रक्चरल है। सिस्टम की डिजाइन ही अटेंशन को एंगर के साथ जोड़ देती है। क्लियर है? ये स्लाइड बताती है कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन सिर्फ आइडियाज का मैटर नहीं होता। ये एक प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे इंसान को मेंटल और फिर फिजिकल एक्शन की तरफ ले जा सकता है। रेडिकलाइजेशन का सिंपल मतलब है किसी व्यक्ति का इतना एक्सट्रीम सोच की तरफ धकेल दिया जाना कि वो वायलेंट या एंटी स्टेट एक्शन को जस्टिफाइड समझने लगे। स्लाइड में फनल ऑफ रेडिकलाइजेशन दिखाया गया है। फनल का मतलब है शुरू में एंट्री ब्रॉड होती है, लेकिन नीचे आते आते लोग कम होते हैं और इंटेंसिटी ज्यादा। ऊपर एक्सपोजर है, जहां प्रोपोगेंडा ओपनली सोशल मीडिया पर मिलता है। बीच में आइसोलेशन है, जहां प्राइवेट ग्रुप्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसी जगहों पर क्लोज्ड इंडोक्ट्रिनेशन होती है। नीचे एक्शन का जोन है। इसके साइड पर साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग लिखा है। ग्रूमिंग का मतलब किसी को धीरे धीरे इमोशनली शेप करना, उसकी आइडेंटिटी, गुस्सा, विक्टिमहुड और बिलोंगिंग को मैनिपुलेट करना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, हर प्रोपोगेंडा देखने वाला वायलेंट नहीं होता। तो फिर कौन वल्नरेबल होता है? वही जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो, ग्रीवेंस हो, एलियनेशन हो या जिसको हीरोइक पर्पस की तलाश हो। टेरर ग्रुप्स इसी वीकनेस को पकड़ते हैं। पहले ग्रीवेंस को वैलिडेट करते हैं, फिर एनिमी डिफाइन करते हैं, फिर मॉरल शील्ड देते हैं। तुम जुल्म के खिलाफ हो, तुम चोजन हो, तुम्हारी वायलेंस जस्टिफाइड है। इस तरह लोन वुल्फ एक्टर बनता है। लोन वुल्फ का मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो फॉर्मली ग्रुप स्ट्रक्चर का विजिबल पार्ट ना हो, लेकिन उसकी सोच और ट्रिगर डिजिटल इकोसिस्टम से बना हो। स्लाइड का दूसरा पॉइंट काइनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस है। काइनेटिक वायलेंस मतलब फिजिकल वर्ल्ड की वायलेंस। यहाँ इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि ऑनलाइन हेट स्पीच और ऑफलाइन वायलेंस के बीच सीधा ब्रिज बन सकता है। मुजफ्फरनगर रायट्स 2013 का एग्जाम्पल दिया गया है, जहां वायरल मिस एट्रीब्यूटेड वीडियो ने कम्युनल एंगर को फ्यूल किया। बैंगलोर वायलेंस 2020 का रेफरेंस भी दिखाता है कि डेरोगेटरी पोस्ट कब क्राउड एक्शन में टर्न हो सकती है। तो डिजिटल कंटेंट को सिर्फ स्पीच बोलकर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कई केसेस में ये क्राउड ट्रिगर होता है। तीसरा पॉइंट रूमर मॉन्गरिंग है। रूमर का मतलब बस गलत बात नहीं, ऐसी बात जो अनसर्टेनिटी और फियर के एटमॉस्फेयर में फास्ट सर्कुलेट करे।
नॉर्थ ईस्ट माइग्रेंट एग्जिडस और चाइल्ड लिफ्टिंग रूमर्स के बाद मॉब लिंचिंग जैसे केसेस दिखाते हैं कि रूमर पब्लिक पैनिक को फिजिकल मूवमेंट और वायलेंस में कन्वर्ट कर देता है। इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से लेसन ये है कि थ्रेट वेक्टर 3 लेयर का है: नैरेटिव, नेटवर्क एंड एक्शन। अगर स्टेट सिर्फ वायलेंस होने के बाद रिएक्ट करे तो देर हो चुकी होती है। प्रिवेंशन वहां से स्टार्ट होती है जहां नैरेटिव सीड बोए जा रहे होते हैं। समझ आया? ऑनलाइन स्पेस अब सिर्फ एक्सप्रेशन का जोन नहीं, ये रिक्रूटमेंट, पोलराइजेशन और मोबिलाइजेशन का ऑपरेशनल थिएटर भी बन चुका है। इस स्लाइड का सब्जेक्ट फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइज्ड मैनिपुलेशन है। सबसे पहले 3 टर्म्स को अलग करो। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत इन्फो जो बिना बुरी नीयत के भी फैल सकती है, जैसे किसी ने बिना चेक किए रॉन्ग डेट फॉरवर्ड कर दी। डिसइंफॉर्मेशन मतलब जानबूझकर गलत या मिसलीडिंग इन्फो बनाना और फैलाना। ऑर्गेनाइज्ड मैनिपुलेशन मतलब ये सब रैंडम नहीं बल्कि प्लान्ड तरीके से किया जाए ताकि पब्लिक परसेप्शन बदला जा सके। स्लाइड की पिरामिड इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। बेस पर मिस इन्फॉर्मेशन है, मिड पर चीप फेक्स और पीक पर डीप फेक्स। डिटेक्शन डिफिकल्टी का एरो ऊपर जा रहा है, मतलब जैसा जैसा फैब्रिकेशन सोफिस्टिकेटेड होता है, पकड़ना मुश्किल होता जाता है। चीप फेक का मतलब सिंपल एडिटेड या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कंटेंट, जैसे पुराना वीडियो नई इंसिडेंट का बताकर वायरल कर देना या वीडियो क्लिप को काटकर मिसलीडिंग नैरेटिव बनाना। ये टेक्निकली सिंपल होता है लेकिन इफेक्ट काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि आम आदमी को ये रियल लगता है। डीप फेक और इमेज मॉर्फिंग और ज्यादा सीरियस हैं। डीप फेक मतलब एआई जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया, जहां फेस, वॉइस या एक्सप्रेशन को इस तरह क्रिएट किया जाता है कि इंसान को लगे ये असली रिकॉर्डिंग है। अब सोचो, अगर किसी कम्युनल लीडर, आर्मी ऑफिसर, जज या पॉलिटिकल फिगर का फेक वीडियो बन जाए और वो इलेक्शन, रायट या बॉर्डर टेंशन के टाइम सर्कुलेट हो, तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। यहीं से ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर अटैक स्टार्ट होता है। लोग सोचने लगते हैं कि जो दिखता है वो भी शायद फेक है। जब ट्रस्ट ही टूट जाए तब कंफ्यूजन खुद एक वेपन बन जाता है। स्लाइड का दूसरा पार्ट ऑपरेशनल मैकेनिक्स बताता है। टूल किट का मतलब लूजली कोऑर्डिनेटेड इंस्ट्रक्शन सेट या कंटेंट पैकेट, जो अलग अलग अकाउंट्स और प्लेटफॉर्म्स पर एक ही नैरेटिव को पुश करता है। बॉट आर्मी का मतलब ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड अकाउंट्स जो आर्टिफिशियल कंसेंसस क्रिएट करते हैं। आर्टिफिशियल कंसेंसस को एस्ट्रोटर्फिंग भी कहते हैं, यानी फेक पॉपुलर सपोर्ट का इल्यूजन। प्रोसेस फ्लो चार्ट में ओरिजिनेटर्स, एम्पलीफायर्स, ट्रेंडिंग एल्गोरिथम, मेनस्ट्रीम पिकअप और ऑल्टर्ड पब्लिक परसेप्शन दिखाया गया है। मतलब पहले नैरेटिव बनाया जाता है, फिर कोऑर्डिनेटेड एम्प्लीफिकेशन होती है, एल्गोरिदम उस स्पाइक को ट्रेंड समझ लेता है, फिर मेनस्ट्रीम मीडिया भी कभी उस ट्रेंड को पिक कर लेती है और अंत में जनता को लगता है कि ये वाइड स्प्रेड ट्रूथ है। तीसरा पॉइंट काउंटर मेजर गैप है। वेरिफिकेशन स्लो है, क्रिएशन फास्ट है। फेक बनाना आसान, फैक्ट चेक करना मेहनत वाला। इसी एसिमेट्री में डिसइंफॉर्मेशन जीतती है। इंटरनल सिक्योरिटी एंगल से फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, कम्युनल मोबिलाइजेशन, इलेक्शन मैनिपुलेशन और मिलिट्री रूमर वॉरफेयर सब इसी गैप का फायदा उठाते हैं। तो चैलेंज सिर्फ कंटेंट हटा देना नहीं है, रियल चैलेंज है स्पीड, स्केल और इंटेंट को समझना। याद रखो, फेक न्यूज़ एक पोस्ट नहीं, कई बार ये इकोसिस्टम अटैक होता है। मेक सेंस? ये स्लाइड लीगल रेगुलेशंस पर है, खासकर इंटरमीडियरी लायबिलिटी और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क पर। इंटरमीडियरी का सिंपल मतलब है वो डिजिटल बीच वाला जो खुद हर कंटेंट क्रिएट नहीं करता लेकिन यूजर्स को प्लेटफॉर्म देता है, जैसे सोशल मीडिया कंपनीज, मैसेजिंग सर्विसेज, होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले आईटी एक्ट 2000 को समझो। सेक्शन 69A स्टेट को पावर देता है कि वो ऐसा ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक कर सके जो सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या रिलेटेड कंसर्न्स को थ्रेटन करे। यानी जब ऑनलाइन कंटेंट का इफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ने लगे तो स्टेट के पास ब्लॉकिंग का लीगल टूल है। सेक्शन 79 दूसरी तरफ सेफ हार्बर देता है। सेफ हार्बर का मतलब लिमिटेड इम्यूनिटी। प्लेटफॉर्म हर यूजर पोस्ट के लिए ऑटोमेटिकली लायबल नहीं होगा, बस कंडीशन ये है कि वो ड्यू डिलिजेंस फॉलो करे। ड्यू डिलिजेंस मतलब रीजनेबल केयर, कंप्लायंस, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। स्लाइड का टेम्पल स्ट्रक्चर विजुअल काफी यूजफुल है।
फाउंडेशन में कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 19(2) कंस्ट्रेंट्स दिखाए गए हैं। इसका मतलब फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड हैं। लेफ्ट पिलर सेक्शन 69A है, राइट पिलर सेक्शन 79 और रूफ आईटी रूल्स 2021। बीच की बैलेंस स्केल नेशनल सिक्योरिटी और फ्री स्पीच के बीच का टेंशन दिखाती है। ये टेंशन लीगल थियरी का सेंटर है। सवाल ये नहीं कि सिर्फ फ्रीडम या सिर्फ सिक्योरिटी, सवाल ये है कि कब, कितना और किस प्रोसेस से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। रूल ऑफ लॉ यही डिमांड करता है। अब आईटी रूल्स 2021 स्लाइड कह रही है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना होता है। इसका बेसिक लॉजिक अकाउंटेबिलिटी है। जब प्लेटफॉर्म इंडिया के करोड़ यूजर्स को अफेक्ट कर रहा है, तो स्टेट कह रही है कि उसका रिस्पॉन्सिबल कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर इंडिया में विजिबल होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इससे इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ग्रीवेंस हैंडलिंग और लॉसफुल रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस करना ईजियर होता है। सबसे कंटेंशियस पॉइंट ट्रेसेबिलिटी डिबेट है। रूल 4(2) फर्स्ट ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करने की बात करता है। फर्स्ट ओरिजिनेटर मतलब मैसेज चेन में सबसे पहला सोर्स। स्लाइड के नीचे ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म विजुअल में यूजर ए से चेन और मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाया गया है। साथ ही एन्क्रिप्शन ब्रीच और अनोनिमिटी पियर्सिंग के कंसर्न्स लिखे हैं। यही कोर कॉन्फ्लिक्ट है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब मैसेज सिर्फ सेंडर और रिसीवर पढ़ सकें। अगर फर्स्ट ओरिजिनेटर ट्रैक करना है तो क्या एन्क्रिप्शन वीकन होगी? अगर अनोनिमिटी हटाते हो तो प्राइवेसी और डिसेंट पर चिलिंग इफेक्ट होगा। लेकिन अगर ट्रेसेबिलिटी ना हो तो टेरर प्रोपेगेंडा, चाइल्ड अब्यूज मटेरियल, राइट मैसेजेस और कोऑर्डिनेटेड क्राइम में एट्रीब्यूशन मुश्किल होता है। तो लॉ का रियल चैलेंज बाइनरी नहीं, डिजाइन चैलेंज है। ऐसा फ्रेमवर्क कैसे बने जहां टारगेटेड, लॉफुल, नेसेसरी यूज हो, मास सर्वेलेंस ना हो। बिल्कुल इसी जगह लीगल रेगुलेशन इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टी दोनों को एक साथ टेस्ट करता है। ये स्लाइड इंटरनेट शटडाउन्स पर है। शटडाउन का मतलब किसी एरिया में इंटरनेट सर्विसेज को टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर देना। स्टेट का लॉजिक होता है कि रूमर स्प्रेड रोका जाए, वायलेंट मोबिलाइजेशन स्लो हो और पब्लिक ऑर्डर प्रोटेक्ट हो। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी कोअर्सिव स्टेप सिर्फ इंटेंट से जस्टिफाई नहीं होता, उसके लिए लीगल बेसिस और जुडिशियल टेस्ट दोनों चाहिए। स्लाइड के पहले पॉइंट में टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 का जिक्र है, जो टेलीग्राफ एक्ट के अंडर फ्रेमवर्क देते हैं। यानी शटडाउन कोई कैजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस नहीं होना चाहिए, उसका फॉर्मल लीगल रूट है। दूसरा और सबसे क्रिटिकल पॉइंट अनुराधा भसीन जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि इंटरनेट एक्सेस रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस इनडेफिनिट नहीं हो सकती। कोर्ट ने लीगैलिटी, नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और रिव्यू जैसे टेस्ट्स को स्ट्रेस किया। राइट साइड चेकलिस्ट विजुअल में भी यही 4 चेक्स दिख रहे हैं। लीगैलिटी का मतलब क्या एक्शन लॉ से ऑथराइज्ड है? नेसेसिटी का मतलब क्या सिचुएशन ऐसी थी जहां कम रेस्ट्रिक्टिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं था? प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब जो हार्म रेस्ट्रिक्शन से होगा क्या वो सिक्योरिटी बेनिफिट से जस्टिफाई होता है? रिव्यू का मतलब पीरियोडिक रीअसेसमेंट, ताकि बैन इनर्शिया से कंटिन्यू ना रहे। अब सोचो, अगर लोकल रूमर के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंटरनेट बंद कर दिया जाए और दिनों तक रिव्यू ही ना हो, तो क्या ये प्रोपोर्शनेट होगा? नो, नॉट एग्जैक्टली। तीसरा पॉइंट इम्पैक्ट है और ये बहुत लेयर्ड है। स्लाइड के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विजुअल में एक तरफ कोलैटरल डैमेज दिखाया गया है, इकोनॉमिक लॉस, टेलीमेडिसिन डिसरप्शन, ऑनलाइन एजुकेशन स्टॉप। दूसरी तरफ सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक ऑर्डर और रूमर कंटेनमेंट। ये सही फ्रेमिंग है, क्योंकि शटडाउन को सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से देखना हाफ ट्रुथ होगा। आज डिजिटल पेमेंट्स, गिग वर्क, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन, स्कूल क्लासेस, ई गवर्नेंस, लॉजिस्टिक्स सब इंटरनेट डिपेंडेंट है। तो शटडाउन का इफेक्ट एक स्विच ऑफ से काफ़ी बड़ा होता है। जेएनके जैसे प्रोलॉन्ग्ड केसेस ने यह भी दिखाया कि लॉन्ग बैन्स सोसाइटी को इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और साइकोलॉजिकली वीकन कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नुआंस्ड व्यू चाहिए। हाँ, कुछ हाई रिस्क मोमेंट्स में टारगेटेड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन रेस्ट्रिक्शन ऑपरेशनली यूजफुल हो सकती है, स्पेशली जब वायलेंस रियल टाइम मोबिलाइज हो रही हो। लेकिन ओवर यूज से स्टेट लेजिटिमेसी को भी डैमेज होता है। पब्लिक ट्रस्ट गिरेगा तो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी वीक हो सकता है। इसीलिए बेटर अप्रोच ये है कि शटडाउन लास्ट रिजॉर्ट हो, फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं। बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या है?
जियो टारगेटिंग, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ब्लॉकिंग, रूमर काउंटर मैसेजिंग, रैपिड फैक्ट कम्युनिकेशन, लोकल पुलिसिंग कोऑर्डिनेशन। सिंपल बात, इफेक्टिव सिक्योरिटी वही है जो मिनिमम नेसेसरी फोर्स यूज करे और मैक्सिमम लेजिटिमेसी प्रिजर्व करे। यही कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरनल सिक्योरिटी अप्रोच है। क्लियर है? ये स्लाइड मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस पर है, खासकर ओसेंट, एनालिटिक्स और प्राइवेसी कंसर्न्स पे। ओसेंट का फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। सिंपल शब्द में ऐसी इंटेलिजेंस जो पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से निकाली जाए, जैसे पब्लिक पोस्ट्स, वीडियोस, ओपन फोरम्स, वेबसाइट्स, लोकेशन पैटर्न्स, हैशटैग्स। स्लाइड के लेफ्ट वर्कफ्लो विजुअल में सोशल मीडिया लोगों से डेटा इनपुट आता है, फिर ओसिन टूल से प्रोसेसिंग, एनालिसिस स्टेज में हीट मैप्स और वर्ड क्लाउड्स बनते हैं और आउटपुट एक्शनेबल इंटेलिजेंस और पुलिस रेस्पॉन्स तक जाता है। ये दिखाता है कि मॉनिटरिंग का काम सिर्फ देखना नहीं होता, देखने को पैटर्न में बदलना होता है। पहला पॉइंट सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब्स का आइडिया ये है कि ओपन वेब और कभी डीप वेब सिग्नल्स को कलेक्ट करके अर्ली वार्निंग जनरेट की जाए। डीप वेब का मतलब इंटरनेट का वो हिस्सा जो नॉर्मल सर्च से इजीली विजिबल नहीं होता, जैसे क्लोज्ड ग्रुप्स या रिस्ट्रिक्टेड फोरम्स। स्लाइड के डेटा अनियन विजुअल में सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के लेयर्स हैं। डार्क वेब इल्लीगल ट्रेड और टेरर कम्युनिकेशन से लिंक्ड दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर लेयर का मॉनिटरिंग चैलेंज अलग होता है। पब्लिक ट्वीट देखना इजी है, क्लोज ग्रुप पेनिट्रेशन टफ है, डार्क वेब ट्रैकिंग और भी स्पेशलाइज्ड है। दूसरा पॉइंट एनालिटिक्स का है। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब पब्लिक मूड को अप्रॉक्सीमेट करना, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का मतलब डेटा पैटर्न्स देखकर पॉसिबल हॉटस्पॉट या मोबिलाइजेशन को पहले से एस्टिमेट करना। हीट मैप जियोस्पेशियल क्लस्टरिंग दिखाता है, वर्ड क्लाउड कीवर्ड डेंसिटी दिखाता है। लेकिन अब क्रिटिकल क्वेश्चन पूछो, क्या कीवर्ड स्पाइक हमेशा थ्रेट होता है? बिल्कुल नहीं। कभी नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी स्पाइक प्रोड्यूस करेगा, कभी सटायर को एल्गोरिथम हेट समझ लेगा, कभी रीजनल लैंग्वेज और स्लैंग को सिस्टम गलत रीड करेगा। इसलिए डेटा सिग्नल इंटेलिजेंस का रॉ मटेरियल है, फाइनल ट्रुथ नहीं। तीसरा पॉइंट राइट्स इम्प्लीकेशंस का है। जब मास डेटा एग्रीगेशन होती है तो सर्वेलेंस स्टेट कंसर्न उठता है। सर्वेलेंस स्टेट का मतलब ऐसी कंडीशन जहां स्टेट की वॉचिंग कैपेसिटी इतनी ब्रॉड हो जाए कि प्राइवेसी, डिसेंट और ऑटोनॉमी प्रेशर में आ जाए। स्लाइड में पुट्टास्वामी जजमेंट कॉन्टेक्स्ट मेंशन है, जहां प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू माना गया। तो इंटरनल सिक्योरिटी में सवाल ये है कि क्या मॉनिटरिंग लॉफुल, टारगेटेड, नेसेसरी और अकाउंटेबल है? क्या जुडिशियल या इंडिपेंडेंट ओवरसाइट है? क्या डेटा रिटेंशन लिमिटेड है? क्या मिसयूज के अगेंस्ट सेफगार्ड्स हैं? इंडिया के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में ओसेंट यूजफुल टूल है, स्पेशली रायट फोरकास्टिंग, टेरर चैटर डिटेक्शन, कोऑर्डिनेटेड रूमर ट्रैकिंग, फॉरेन इन्फ्लुएंस मैपिंग के लिए। लेकिन बिना ओवरसाइट के सेम टूल अब्यूज भी बन सकता है। इसलिए मैच्योर स्टेट कैपेसिटी का मतलब सिर्फ मोर सर्वेलेंस नहीं, स्मार्टर, नैरोअर, रिव्यूएबल सर्वेलेंस है। राइट? सिक्योरिटी और प्राइवेसी को एनिमी टर्म्स समझना गलत है। सस्टेनेबल सिक्योरिटी वही है जो ट्रस्ट के साथ चले। ये स्लाइड प्लेटफॉर्म्स और सॉवरेन स्टेट के बीच टेंशन को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहला पॉइंट अकाउंटेबिलिटी क्राइसिस है। जब ट्रांसनेशनल बिग टेक कंपनीज इंडिया जैसे देश में ऑपरेट करती हैं, तब उनका बिजनेस लोकल यूजर्स से बनता है, लेकिन उनकी पॉलिसी लैंग्वेज कई बार ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के नाम पर लोकल लीगल डिमांड से टकरा जाती है। स्लाइड में ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड ऑफ का रेफरेंस इसी इशू को दिखाता है। कोर सवाल है, डिजिटल स्पेस में फाइनल अथॉरिटी किसकी होगी? प्लेटफॉर्म पॉलिसी की या सॉवरेन लॉ की? इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये छोटा सवाल नहीं है, क्योंकि हेट स्पीच, राइट कंटेंट, टेरर प्रोपेगेंडा, सेसेशनिस्ट मैसेजिंग, बॉट इन्फ्लुएंस और अनलॉफुल कैंपेन्स रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा और डीपर कॉन्सेप्ट है डेटा कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का सिंपल मतलब किसी और के रिसोर्स को कंट्रोल करके वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना। डेटा कोलोनियलिज्म में रिसोर्स जमीन या सोना नहीं, बल्कि यूजर डेटा होता है।
स्लाइड के विजुअल में इंडिया रिसोर्स हब दिखाया गया है। रॉ डेटा बाहर सर्वर फार्म्स तक जा रहा है, फिर वहां प्रोसेसिंग और मोनेटाइजेशन हो रही है। एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, मोनेटाइजेशन लिखा भी है। मतलब इंडियन यूजर्स की एक्टिविटी, प्रेफरेंसेस, रिलेशंस, लोकेशन पैटर्न्स और अटेंशन को कैप्चर करके वैल्यू क्रिएट होती है, लेकिन उसका कंट्रोल और लार्ज प्रॉफिट लोकल सोसाइटी के पास नहीं होता। अब सोचो, जब रॉ डेटा बाहर प्रोसेस होगा, एल्गोरिदमिक डिसीजंस भी लार्जली बाहर शेप होंगे। तो सिर्फ प्राइवेसी का इशू नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इशू भी है। यहाँ सॉवरेंटी का नया मीनिंग समझना जरूरी है। पुराने टाइम में सॉवरेंटी जमीन, बॉर्डर, आर्मी से जुड़ी थी। अब डिजिटल एज में सॉवरेंटी का एक हिस्सा डेटा गवर्नेंस, प्लेटफॉर्म कंप्लायंस और एल्गोरिदमिक पावर से भी जुड़ा है। अगर प्लेटफॉर्म हार्मफुल कंटेंट मॉडरेशन, लॉफुल रिक्वेस्ट्स, ट्रांसपेरेंसी या ग्रीवेंस रिड्रेस में रेजिस्ट करे, तो स्टेट को लगता है कि उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। लेकिन रिवर्स साइड भी है। स्टेट के नाम पर आर्बिट्ररी कंट्रोल भी रिस्क है। तो सोल्यूशन नी जग कंट्रोल नहीं, अकाउंटेबल रेगुलेशन है। तीसरा पॉइंट फ्यूचर रोड मैप है। स्लाइड के रेगुलेटरी एवोल्यूशन विजुअल में आईटी एक्ट 2000 से आईटी रूल्स 2021 और आगे डिजिटल इंडिया एक्ट का डायरेक्शन दिखाया गया है। यहाँ फोकस एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी, यूजर हार्म मिटिगेशन और डिजिटल सॉवरेंटी पर बताया गया है। एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब प्लेटफॉर्म अपने रिकमेंडेशन और मॉडरेशन सिस्टम्स के इफेक्ट के लिए आंसरेबल हो। यूजर हार्म मिटिगेशन का मतलब सेफ्टी बाय डिजाइन, ग्रीवेंस रिड्रेस, चाइल्ड प्रोटेक्शन, मिस इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स जैसे मैकेनिज्म्स। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इसका मतलब है कि स्टेट को सिर्फ पोस्ट फैक्टो पुलिसिंग नहीं, प्रीएम्प्टिव रेगुलेटरी कैपेसिटी भी चाहिए। बस एक लाइन याद रखो, डिजिटल राज्य में पावर उसके पास होती है जो डेटा फ्लो, प्लेटफॉर्म कंडक्ट और अकाउंटेबिलिटी रूल्स को शेप कर सके। बिल्कुल ठीक। ये लास्ट स्लाइड सॉल्यूशन साइड पर आती है। कॉग्निटिव रेजिलियंस, मीडिया लिटरेसी और डिजिटल हाइजीन। सबसे पहले कॉग्निटिव रेजिलियंस समझो। इसका मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देखना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को मैनिपुलेशन के अगेंस्ट ट्रेन करना। स्लाइड के लेफ्ट विजुअल में ब्रेन को प्री बंकिंग इंजेक्शन और शील्ड के साथ दिखाया गया है, जो फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और रूमर्स को रोक रहा है। ये इनॉक्यूलेशन थ्योरी का सिंपल विजुअल है। जैसे बॉडी को वीक फॉर्म एक्सपोजर देकर इम्यूनिटी बिल्ड की जाती है, वैसे ही माइंड को मैनिपुलेशन टैक्टिक्स पहले से समझाकर मेंटल रेजिस्टेंस बनाई जा सकती है। मीडिया लिटरेसी इसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का नाम है। मतलब सोर्स चेक करो, डेट देखो, इमेज रिवर्स सर्च करो, कॉन्टेक्स्ट समझो और फॉरवर्ड करने से पहले पॉज लो। अब डीबंकिंग और प्री बंकिंग का डिफरेंस समझो। डीबंकिंग रिएक्टिव होती है, मतलब फेक वायरल हो चुका, उसके बाद उसको एक्सपोज कर रहे हो। प्री बंकिंग प्रोएक्टिव होती है, पहले से लोगों को बता दो कि मिसलीडिंग हेडलाइन कैसे बनती है, क्रॉप्ड वीडियो कैसे यूज होता है, आउटरीच बेट क्या होता है, फेक एक्सपर्ट का पैटर्न क्या है। तब जब वो कंटेंट सामने आता है, यूजर का माइंड तुरंत अलर्ट हो जाता है। ये अप्रोच ज़्यादा यूजफुल क्यों है? क्योंकि डिसइन्फॉर्मेशन की स्पीड फैक्ट चेक से ज़्यादा होती है। अगर पब्लिक को सिर्फ करेक्शन पर डिपेंड रखा तो डैमेज हो चुका होता है। स्लाइड का कम्युनिटी एंगेजमेंट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट साइड पोस्टर जैसा विजुअल पॉज, वेरीफाई सोर्स, चेक डेट, थिंक इम्पैक्ट दिखाता है। ये डिजिटल हाइजीन चेकलिस्ट है। डिजिटल हाइजीन का सिंपल मतलब हेल्दी ऑनलाइन हैबिट्स। जैसे फिजिकल हाइजीन डिजीज रोकता है, वैसे डिजिटल हाइजीन मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड रोकता है। कम्युनिटी पुलिसिंग का आइडिया यहाँ डिजिटल फॉर्म में आता है, जहाँ यूजर्स मलिशियस कंटेंट को रिपोर्ट करें, साइबर वॉलंटियर्स अलर्ट सिस्टम का हिस्सा बने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टाइमली कम्युनिकेशन करे। लेकिन ध्यान रहे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लॉफुल और ट्रेंड होनी चाहिए, मॉब विजिलेंटिज्म नहीं। लास्ट पॉइंट नैरेटिव बिल्डिंग है। सिर्फ फेक को हटा देना इनफ नहीं होता। इन्फॉर्मेशन वैक्यूम खाली नहीं रहता, कोई ना कोई उसको भर देगा। इसीलिए पॉजिटिव फैक्ट बेस्ड ट्रस्ट बिल्डिंग नैरेटिव्स भी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है टाइमली ऑफिशियल कम्युनिकेशन, लोकल लैंग्वेज मैसेजिंग, रूमर काउंटर चैनल्स, स्कूल कॉलेज मीडिया लिटरेसी और कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व करना। सोचो जरा, अगर सिटीजन खुद पॉज करना सीख जाए, सोर्स चेक करे, इमोशनल मैनिपुलेशन पे तुरंत रिएक्ट न करे और ट्रस्टेड चैनल्स को फॉलो करे, तो एल्गोरिदमिक एम्प्लीफिकेशन की चेन कितनी वीक हो जाएगी। एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस, लॉ और ब्लॉकिंग से नहीं आती, वो इन्फॉर्म्ड सिटीजन माइंड से आती है। यही सबसे ड्यूरेबल फायरवॉल है।